हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। थियोरेटिकली हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के हर एस्पेक्ट को 12th पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है। अगर आपकी कॉन्टिन्यूटी में कुछ डाउट्स हों, कुछ क्वेश्चंस हों, किसी भी तरह का मिसकॉन्सेप्शन या कन्फ्यूजन हो, बिना हिचक मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर उन पर एक वीडियो एक क्लास ले लूँगा। सो टुडे विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। क्लास 11th में लिमिट्स के साथ साथ हम लोगों ने डेरिवेबिलिटी पढ़ी है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह से फाइंड की जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी हैं। एंड मेक श्योर कि आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले, ये लेक्चर लेने से पहले 11th का पोर्शन अच्छे से रिवाइज कर रखे हों। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ज्योमेट्रिकल डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी आपको लिमिट्स आनी जरूरी है। बिना लिमिट्स के आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ ठीक है नोट्स है, 11th के ही है, कुछ भी इसमें एक्चुअली ये टॉपिक 12th का है ही नहीं। इसमें हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे सब 11th का ही पढ़ेंगे। ओके, बस फंक्शन थोड़े बदल जाएंगे। ठीक है, ये बस 11th का कंटेंट है जो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। If f is a real valued function, ठीक है, then f is said to be differentiable at a point x is equal to a of its domain. f की डोमेन के किसी पॉइंट a पर ये डिफरेंशिएबल कहा जाएगा कब? if and only if this or this limit exist finitely. है, ये सब 11th का कंटेंट है। देखिए 11th में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाली लिमिट, आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास 11th में फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाला है। और वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कौन सी लिमिट सॉल्व करते थे हम लोग? ये वाली, है ना। देखिए ये लिमिट से आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए या ये लिमिट से आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालिए, बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये वाली लिमिट यूज करना थोड़ा इजी पड़ जाता है, कभी कभी ये वाली यूज करना इजी पड़ जाता है। 12th में हम लोग इस लिमिट से डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि 12th में इसी मेथड का यूज किया गया है। ऐसा मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 11th में ये मेथड पढ़ी है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और अगर आप इसी मेथड से डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस फर्क क्या पड़ता है कि कभी कभी ये मेथड इस लिमिट से डिफरेंशिएबिलिटी निकालना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है और ये थोड़ी कंफर्टेबल पड़ती है, दैट इज ऑल। ओके, सो अगर ये लिमिट x इज इक्वल टू a पे, x टेंड्स टू a पर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या h टेंड्स टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कैसे कर रही है? फाइनाइटली, मतलब इस लिमिट की कोई वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कोई भी फाइनाइट नंबर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए इस लिमिट की वैल्यू। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन fx जो है वो x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ओके, सेकेंड पॉइंट इज, अच्छा एक और चीज, जब भी आप ये लिमिट या ये लिमिट कुछ भी निकाल रहे हैं तो लिमिट की एग्जिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ x टेंड्स टू a माइनस में निकालेंगे और x टेंड्स टू a प्लस पर निकालेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं उसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, और इसका जो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसे राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द लिमिट इज डिनोटेड बाय f डैश a। ये क्या है? ये f डैश a है, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का डेरिवेटिव, या ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इस लिमिट को, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इस लिमिट को। ओके, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकली एफ डैश ए, ठीक है, मतलब एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, उसके एक्स इज इक्वल टू ए पर जो डेरिवेटिव है यानी कि एफ डैश ए, वो क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स the slope of the tangent drawn at x is equal to a। मतलब उस फंक्शन के ग्राफ पर आप x is equal to a पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, स्लोप होता है tan थीटा, है ना। अच्छा ठीक है, मैं से अभी बता दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, होप यू आर डन। यार ये सब मैं फिर कह रहा हूँ मैंने, ये सब 11th का कंटेंट है, बट ठीक है, तो बात हो रही है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए,
मान लीजिए आपका ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन की डोमेन है, यहाँ से यहाँ तक ये है x इक्वल टू a, और यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। चलो जहाँ ड्रॉ हो गया उसी को x इक्वल टू a कह लो, ये है x इक्वल टू a, और यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक। ये फंक्शन का ग्राफ था और ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो x इक्वल टू a पर, तो ये टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट x एक्सिस को कहीं कट करेगा। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही थीटा, इसका tan, ये स्लोप है। x इक्वल टू a पर इस फंक्शन पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप, मतलब उसको वो ये टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उस एंगल का tan थीटा, ये बताता है f डैश a, मैथमेटिकली देखा जाए। व्हाट इज f डैश a? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस टेंजेंट का स्लोप मतलब इस टेंजेंट का पॉजिटिव x एक्सिस से बने एंगल का tan, ठीक है, tan थीटा। ओके, सो होप आपको ये बात समझ में आई हो। फिजिक्स में f डैश a gives the instantaneous rate of change of fx with respect to x, ठीक है। In physics f dash a gives the instantaneous rate of change। अगर आप डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x इक्वल टू a पर, तो x इक्वल टू अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है आपका, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में आप x इक्वल टू a पर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो f डैश a डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x इक्वल टू a पर, वो क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। x मतलब यहाँ टाइम हो जाएगा फिजिक्स के कंटेंट में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इंस्टेंटली किस तरह से चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज क्या है उसका x इक्वल टू a पर, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है ना। डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होती है। अब अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में, ये दो गैप वाले पॉइंट्स के बीच में ये चेंज देख रहे हैं तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ये चेंज देख रहे हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। आप अगर आपको ये फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप थोड़ा सा 11th की एनसीईआरटी पढ़ें, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा पढ़ने के बाद भी, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बट अभी मैं इसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत डिटेल में, ये मानते हुए कि आपने ये 11th में पढ़ा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x is equal to a will be continuous at x is equal to a। अगर कोई फंक्शन x is equal to a पर डिफरेंशिएबल है तो x is equal to a पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी हो। फॉर एग्जांपल mod x का आप ग्राफ देखेंगे तो x is equal to 0 पर, 0 के ठीक राइट में देखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप 45 डिग्री आएगा, 0 के ठीक लेफ्ट में देखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप, है ना, 0 के ठीक राइट में देखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप 45 डिग्री है, 0 के ठीक लेफ्ट में देखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप 135 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं 0 के लेफ्ट और राइट में टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आ रहा है, मतलब ये लिमिट कहाँ की, लिमिट इरेज कर दी मैंने, पर 0 के लेफ्ट में और राइट में लिमिट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। मैथमेटिकली किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब सीधा सीधा सही है कि उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सके, यूनिक टेंजेंट। तो अब देखिए जहां पर भी अगर किसी फंक्शन में कहीं पर भी शार्प टर्न आता है ना, कोई कॉर्नर निकल जाए या कोई एंड पॉइंट आ जाए या कोई शार्प टर्न आ जाए, है ना, ठीक है, जैसे ये कॉर्नर बन रहा है, शार्प टर्न आ रहा है, ये तो स्मूथ टर्न है, ठीक है, लेकिन ये शार्प टर्न है, ठीक है। तो अगर कहीं फंक्शन के ग्राफ में कहीं किसी तरह का शार्प टर्न आ रहा है
तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट दिस पॉइंट। और डिफरेंशिएबिलिटी ये बताती है अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब x = a पर फंक्शन पर कोई यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक एग्जैक्टली एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। और अगर कहीं एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। सो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन देखिए मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस जरूर है हर जगह, कहीं आप मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मार्कर उठाने की पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये। लेकिन x = 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, बट इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट इज मैंडेटरी दैट द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई, ये सारे पॉइंट समझ में आए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so now we'll solve a question on differentiability. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही हमारा है ना कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2015 का है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हर साल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से कुछ फिक्स मार्क क्राइटेरिया जितना कि आते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस में से कभी कभी एक क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का आ जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि हर साल, ठीक है, कंसिस्टेंटली डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता ही है। इसीलिए जनरली स्टूडेंट ये वाला टॉपिक स्किप कर देते हैं कि नहीं ये 11th का है, बोर्ड में कभी आया नहीं है। लेकिन देखिए यही वजह होती है, अगर ये एग्जाम में आया तो एटलीस्ट 4 मार्क्स में आएगा कम से कम। और अगर ये एग्जाम में आ रहा है और अगर आप स्किप कर दिए और अनफॉर्चुनेटली आप ही के पेपर में आ गया, आपके सेट में आ गया, फिर खेल बिगड़ जाता है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आपको ये तैयार रखना चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातें, ये नहीं कि हाँ इतने सी लेजीनेस की वजह से हमारा एक क्वेश्चन रह जाए। खैर, हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x = -1 पर और x = 1 पर। फंक्शन ये दिया हुआ है फॉर ऑल रियल x, का मतलब इस फंक्शन की डोमेन -∞ से +∞ तक। अब अगर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x = -1 पर और x = 1 पर, तो हमको वो लिमिट देखनी पड़ेगी। कौन सी लिमिट? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो लिमिट रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर वो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है x = -1 पर, तो ये फंक्शन x = -1 पर डिफरेंशिएबल है। अगर वो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है x = -1 पर, तो ये फंक्शन x = -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें इस फंक्शन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है, ठीक है। और ये चीज आप सवाल लगाते लगाते, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये चीज आती है। देखिए ये फंक्शन एक्चुअली क्या है। देखिए मॉड x जो है ना, मॉड x देखने में देखा जाए तो ये एक फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप डेफिनेशन पर जाएंगे तो मॉड्यूलस x दो अलग अलग फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ये प्लस x की तरह बिहेव करता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए, माइनस x की तरह बिहेव करता है लेस दैन 0 के लिए। तो एक्चुअली ये दो तरह का फंक्शन है, y = x लाइन है और y = -x लाइन है ना। ये वाली लाइन y = x और ये वाली लाइन y = -x। तो ये दो तरह का फंक्शन है, कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से ये फंक्शन भी कॉम्बिनेशन है। तो ये फंक्शन एग्जैक्टली है कैसा, जैसे मॉड x एग्जैक्टली कुछ टाइम के लिए x की तरह बिहेव करता है, कुछ टाइम के लिए -x की तरह बिहेव करता है। ये फंक्शन किस किस इंटरवल में कैसे कैसे बिहेव कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस फंक्शन को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। ये जो कर रहे हैं ना हम लोग अभी, ये अभी जो सबसे पहला स्टेप है, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। f(x) = ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -1 आएगी यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। तो आप इसको चेक करेंगे -1 और 1 के हिसाब से। -∞ से +∞ तक ये फंक्शन डिफाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि -1 से पहले कैसे बिहेव कर रहा है, -1 और 1 के बीच में कैसे बिहेव कर रहा है, और 1 के आगे कैसे बिहेव कर रहा है, ये चेक करना है हमको। तो देखिए अगर फंक्शन हम बात करें -1 से पहले की, -1 से पीछे फंक्शन कैसा है, तो अब देखिए
-1 से पीछे मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इनपुट ले लीजिए, -2। जब आप -1 से कम कोई नंबर यहाँ रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल -2, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, मतलब दोनों नेगेटिव। मॉड्यूलस के अंदर का कंटेंट अगर नेगेटिव है तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन से ओपन होता है, मतलब ये हो जाएगा -x+1 -x-1। अब ये -x और ये -x, -2x हो जाएगा, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सिंप्लीफाई होकर के आएगा -2x। होप आपको इसमें आ रहा है। अच्छा, -1 से पहले तो फंक्शन ऐसा है, ठीक है सर। -1 पर कैसा है? -1 से पहले फंक्शन ऐसा है, -1 पर कैसा है? ठीक है, -1 पर कैसा है ये देखना है हमें। तो x इज इक्वल टू -1 पर, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू -1 पर। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू -1 रख रहा हूँ, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 आएगा, -2 का मॉडुलस लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन 2 के बराबर है, तो यहाँ पर फंक्शन 2 है, -1 पर फंक्शन का आउटपुट 2 है। -1 से 1 के बीच में देखिए फंक्शन कैसा है, -1 से 1 के बीच में का मतलब -1 के आगे और 1 से पहले। -1 से 1 के बीच का कोई भी इनपुट ले लीजिए, 0। जब आप -1 से 1 के बीच का कोई इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल 0, तो ये नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो ये ब्रैकेट आपको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना है और ये वाला ब्रैकेट आपको नेगेटिव साइन के साथ ओपन करना है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ x हमारा -1 से आगे और 1 से पीछे। तो आप देख सकते हैं -x + x कैंसिल हो जाएगा, ये -+1 और 1 ये आ जाएगा 2। अच्छा, मतलब -1 के आगे और 1 से पहले भी फंक्शन 2 ही है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, -1 पर भी 2 ही है, -1 के आगे और 1 के पहले भी 2 ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, -1 और 1 के बीच में भी 2 है और x इज इक्वल टू -1 पर भी 2 ही है। मैंने ये दोनों बातें कंबाइन करके लिखी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ओके, अब 1 के आगे देख लेते हैं फंक्शन कैसा है। 1 के आगे अब रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। x+1 + x-1 दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, x और x साइड होकर 2x आएगा। 1 के आगे x इज ग्रेटर देन 1, ओके। अब x इज 1 पर फंक्शन कैसा है? x इज 1 रख लीजिए, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा 1 इन 1 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही आएगा, मतलब x इज 1 पर भी फंक्शन 2 ही है। तो मैं यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा दे रहा हूँ, मर्जी है आपकी, मैं यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब x इज 1 रखूंगा तो 2 1 2 ही आएगा। तो x इज -1 पर भी 2 है, x इज 1 पर भी 2 है, -1 से 1 के बीच में भी फंक्शन का आउटपुट 2 ही है। 1 के आगे फंक्शन का आउटपुट इसके अकॉर्डिंग आएगा, -1 के पीछे फंक्शन का आउटपुट इसके अकॉर्डिंग होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फंक्शन, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। -1 के पहले फंक्शन ऐसे है, -1 से 1 तक फंक्शन ऐसे है और 1 के आगे फंक्शन ऐसे है। अगर आप इसकी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका ग्राफ बनाए ना, कर्व स्केचिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फटाफट जल्दी से हो जाएगा, ओके। ये 0, ये -1, ये 1। तो -1 के पहले फंक्शन -2x के अकॉर्डिंग है। -2x क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है ना। y इज इक्वल्स टू -2x + c, c 0 है यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx + c, m -2 है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो ये लाइन ऐसे डिक्रीज होती रहेगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू -1 पर आउटपुट 2 है, यहाँ मैं ले रहा हूँ 2 है। x इज इक्वल टू -1 पर हमको आउटपुट 2 लाना है, ये कैसे डिक्रीजिंग लाइन आएगी और यहाँ करके रुक जाएगी। x इज इक्वल टू -1 पर आउटपुट 2 है और -1 के पहले एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है -2x। अच्छा, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक फंक्शन की वैल्यू 2 है, 1 पर भी 2 है, -1 पर भी 2 है। कोई समझ में आ रहा हो? और 1 के आगे फंक्शन फिर एक स्ट्रेट लाइन है 2x, m यहाँ पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बनाएगा स्लोप, ऐसे। y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होता है यार? y इज इक्वल टू 2x पर अगर आप ध्यान देंगे तो y इज इक्वल टू mx, m यहाँ पॉजिटिव है और अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो जो हमारी लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है। अगर आपको 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है तो आपको ये कर्व स्केचिंग समझ में आ रही होगी बहुत आसानी से। तो ये फंक्शन का ग्राफ है कुछ इस तरह से,
-1 के पीछे फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, 1 के आगे फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, -1 से 1 के बीच में फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है। एक्चुअली दिस वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन। ये एक नेगेटिव डिक्रीजिंग लाइन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और ये एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये फंक्शन एक्चुअली। अब आप देखिए, अगर आप ग्राफ से देखें तो -1 पर फंक्शन एक शार्प टर्न ले रहा है, 1 पर फंक्शन एक शार्प टर्न ले रहा है, ऐसे क्या, फिर ऐसे शार्प टर्न ले रहा है। ये स्मूथ टर्न नहीं है, ऐसे तो नहीं घूम रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर आप जितने चाहें उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगा। और अगर यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगा तो इसका मतलब ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पर भी आप ढेर सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो इसका मतलब x = 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमने फंक्शन को एनालाइज किया, फंक्शन की कर्व स्केचिंग की, और हमने ये बता दिया कि फंक्शन -1 पे भी शार्प टर्न ले रहा है और 1 पर भी शार्प टर्न ले रहा है। दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1 एज वेल एज x = 1। तो एक तो ये तरीका है कर्व स्केचिंग का, ठीक है। लेकिन हम लोग हर फंक्शन का ग्राफ नहीं खींच सकते, इसीलिए लिमिट वाली मेथड पढ़ाई जाती है। आप बोर्ड एग्जाम में भी लिमिट वाली मेथड को ही फॉलो करेंगे। आप कर्व मेथड से भी लगा सकते हैं अगर आप फंक्शन का ग्राफ इजी है तो, अगर आप स्केच कर पा रहे तो। जैसे इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, इसलिए बना लिया मैंने। सो अगर आपको ये मेथड समझ में आई हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये फंक्शन -1 देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस हर जगह बिना मार्कर उठाए ग्राफ बना सकते हैं। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है। सो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, बट -1 और 1 पर शार्प टर्न लेने की वजह से दिस वन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x = -1 and 1। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Okay, now we will solve this question by our limit method. Okay, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो दिस वाज द फंक्शन, है ना, ये तो हम लोगों ने भी डिस्क्राइब किया ही है। अब हमें अगर ये चेक करना है कि ये फंक्शन x = -1 डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम लोग -1 पर, है ना, जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाली लिमिट है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो दोनों लिमिट्स इक्वल हो गई देन वी विल से दैट x = -1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है LHD = लिमिट x टेंड्स टू -1, सॉरी x = -1 माइनस लिखा जाता है। -1 के जस्ट लेफ्ट में हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, मतलब -1 के लेफ्ट में, ठीक लेफ्ट में फंक्शन पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप क्या है। तो ये बड़ा आसान है, देखिए -1 के ठीक लेफ्ट में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। -1 के ठीक लेफ्ट में फंक्शन बिहेव कर रहा है -2x के जैसा। -1 पर फंक्शन का आउटपुट क्या है, x = -1 पर फंक्शन का आउटपुट है 2। तो क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब 11th वाला पोर्शन है। मेक श्योर मतलब लिमिट्स कैसे हैंडल करते हैं, बस वही बात है। अब हम यहाँ x को रिप्लेस करेंगे -1 से लेफ्ट में जाना है ना, तो -1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस कर देते हैं, -1 - h से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 - h -2 अपॉन -1 - h -1। मैंने x को -1 - h से रिप्लेस कर दिया। मैं -1 के जस्ट लेफ्ट में देता हूँ, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए where h is greater than 0 and h tends to 0। h 0 के काफी नजदीक का कोई पॉजिटिव नंबर है। ओके, सो ये +2 हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस प्लस h हो जाएगा, +2h हो जाएगा एक्चुअली। तो मुझको ये दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर आ जाएगा 2h अपॉन ये -1 - h, और हम सॉरी यहाँ -1 रखेंगे ना, ये माइनस +1 हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा -h। ये h और h कैंसिल हो जाएगा। देखिए h 0 नहीं है, h कोई पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव कैंसिल कर रहे हैं हम, 0 नहीं कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा ये -2। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जो लिमिट निकालते हैं हम, उस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ रहा है। ये कहें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आ रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। फॉर्मूला वही है, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह यहाँ -1 है, -1 के आगे देख रहे हैं तो प्लस
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन एक्स माइनस -1। बहुत सिंपल है, देखिए एफ ऑफ एक्स -1 के ठीक आगे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, -1 के ठीक आगे फंक्शन 2 की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसका आउटपुट 2 है। -1 ग्राफ में भी आपको याद है, -1 के जस्ट आगे फंक्शन का आउटपुट 2 था। -1 पर फंक्शन का आउटपुट क्या, x इक्वल टू -1 पर फंक्शन का आउटपुट 2 है। यहाँ आप x प्लस 1 लिख लीजिए। अब आप x को रिप्लेस कर दीजिए -1 प्लस h से, है ना, x को रिप्लेस कर दिए -1 प्लस h प्लस 1, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर वही चीज, where h tends to 0 and h is greater than 0। h कोई जीरो के बहुत काफी नजदीक और एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अब ये आ जाएगा आपका, ये देखिए लिमिट h tends to 0 0 अपॉन h। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो अनडिफाइंड हो गया। h 0 नहीं है, h पॉजिटिव नंबर है और बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, 0.00000001, नहीं बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। ये एग्जैक्ट 0 है, ये 0 के काफी करीब है लेकिन पॉजिटिव है। और जब भी मैं 0 में किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ तो 0 आता है। तो राइट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ रही है -2। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है? नहीं। -1 के ठीक लेफ्ट में फंक्शन पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप -2 है, -1 के ठीक राइट में फंक्शन पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप 0 है। इसका मतलब -1 पर, है ना, x इक्वल टू -1 के ठीक लेफ्ट में और ठीक राइट में दो तरह के टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये x इक्वल टू -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। वो हम लोगों ने कर्व पे भी देखा है। आप देखिए, अब ग्राफ पर अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लियरली दिखाई देगा। -1 ये ग्राफ था ना, ये -1 के ठीक लेफ्ट में फंक्शन का टेंजेंट ऐसे है और -1 के ठीक राइट में फंक्शन का टेंजेंट ऐसे है ना। तो दो तरह के टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, -1 के लेफ्ट में टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रहा है, -1 के राइट में टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रहा है। और जब एक ही पॉइंट पर दो तरह के टेंजेंट ड्रॉ हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। तो इसका मतलब आप नीचे फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखेंगे तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। सिमिलरली x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी आप खुद चेक करेंगे। लिमिट से भी आप, मैंने कर्व स्केचिंग से तो हमने देख ही लिया है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट आप लिमिट सॉल्व करके भी ये चेक कीजिए कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, 2015 सीबीएसई का ये क्वेश्चन है। अगर आप ग्राफ से लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, बट लिमिट वाली मेथड पे कमांड रहनी चाहिए हमारी, क्योंकि ग्राफ मेथड हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। कंपटीशंस में जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बना दिए जाते हैं जिनको लिमिट से हैंडल करना काफी टफ हो जाता है, लेकिन ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोचना अक्सर बहुत इजी हो जाता है। अगर आप बिल्कुल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लिमिट्स वाली मेथड पे एकदम, ठीक है, लिमिट्स वाली मेथड तो सबको पढ़नी है अच्छे से, आप ग्राफ वाली मेथड स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए अपनी मैथमेटिक्स तैयार कर रहे हैं, उन्हें जब भी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आए या कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो एक बार ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोचना चाहिए। कई बार बड़ी आसानी से आंसर मिल जाता है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो। x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी जरूर चेक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वही बता दीजिए, मैं आने वाले लेक्चर में इसको सॉल्व करूंगा। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।